हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। हमेशा लेट होने के लिए हमेशा लेट होने के लिए आई एम सॉरी यार, क्या करूं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ पर थे हम लोग। रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटे में सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज़, जो झिंगुर होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो किर किर करते रहते हैं रात में, उनकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। बाकी सन्नाटा छाया हुआ था। मैडम के बिना अजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जो जय है, डायरी लिखते हुए सो गई थी। जो बेबी जय है सो गई थी अपनी डायरी लिखते लिखते, बड़े अजीब पोजीशन में, आई मीन अजीब पोजीशन में सोई हुई थी, क्योंकि लिख रही थी तो ऐसे ही सो गई थी बेड पर। तभी करिश्मा मैडम का कॉल आता है, जो दिल्ली गई हुई हैं केस के सिलसिले में। उनका कॉल आता है। फ़ोन की रिंग सुनते ही जय, जो सो गई थी, जय की नींद तुरंत टूट जाती है जब वो फ़ोन की रिंग सुनती है। मानो उसको पहले से पता है कि ये मैडम का कॉल है, और इस तरह से उठकर बैठ जाती है जैसे वो तो सोई ही नहीं थी। उसे पता है कि ये फ़ोन किसका होगा। वो तुरंत फ़ोन को कान से लगाती है पिकअप करते हुए। हेलो बॉडीगार्ड, आप आप दिल्ली चले गए। मुझे मुझे आपने बताया भी नहीं। आप आप गंदे बॉडीगार्ड हो। मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो सीधा फ़ोन को पिकअप करते हुए ये कुछ बातें मैडम से कहती है। जय ये सब बोले ही जा रही थी, और मैडम फ़ोन के दूसरे साइड बस सुन रही थी अपने बेबी के बातों को। जय कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कट्टी कट्टी है मेरी आपसे। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बट आई मिस यू। आप आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। जय तो मैडम को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी, और कह रही थी कि बोलो ना। बस वही बोले जा रही थी कब से। तभी मैडम कहती हैं कि चुप। तो जय थोड़ी देर चुप हो जाती है। आगे मैडम कहती हैं कि बच्चा काम डाउन, 1 2 3 काउंट करो और एक गहरी सांस लो। अब ध्यान से सुनो। तो जय ऐसा ही करती है। वो 1 2 3 काउंट करती है, क्योंकि बॉडीगार्ड ने कहा है। बोलो ना कुछ आप भी। तो मैडम कहती हैं कि अब ध्यान से सुनो। आप मेरा अच्छा बच्चा हो ना। जय हमें अपना सिर हिलाती है और कहती है कि यस आई एम योर गुड गर्ल। मैडम कहती हैं कि हाँ, तो अपना ध्यान रखनी है। अच्छे बच्चे अपना ध्यान रखते हैं। मेरे आने तक आप अपना ध्यान रखना, समझी। जय कहती है कि नहीं, मेरा ध्यान तो आप रखते हो ना। मुझे मुझे नहीं समझना कुछ। मुझे मुझे आपके आपके पास जानी है। मेरा ध्यान तो आप रखते हो ना। मैडम कहती है कि बच्चा, आप यहाँ नहीं आ सकते।
जय कहती है कि मैं मैं क्यों नहीं आ सकती, मुझे मुझे आपके पास रहनी है। आई मिस यू बॉडीगार्ड, आई मिस यू। मैडम कहती हैं कि आई मिस यू टू माई बेबी, पर यहाँ मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊँगी। आई प्रॉमिस मैं 2 दिन के अंदर ही घर आ जाऊँगी, ओके? जय मुँह बनाते हुए कहती है, नहीं, मुझे मुझे 2 दिन भी आ आपसे दूर नहीं रहनी है। आपको पता है ना, मेरा मेरा बर्थडे है 18 को। मैडम कहती हैं कि हाँ तो बेबी मैं आ जाऊँगी उस दिन, आई प्रॉमिस। बताओ, टेल मी मेरे बेबी को क्या गिफ्ट चाहिए अपने बर्थडे के लिए? जब मैडम ऐसा कहती हैं कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको, तो जय कहती है, अब वो तो बेबी है यार। वो क्या कहती है, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे आपको हग करना है। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू हग यू बॉडीगार्ड, आई वॉन्ट यू। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और वो फ़ोन पे ही रोने लगती है कि मुझे कोई गिफ्ट ना चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। वो सिसकते हुए रोने लगती है। वो और दोबारा कहती है सिसकते हुए, मुझे मुझे मेरी बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और वो बेबी की तरह रोने लगती है, छोटे बच्चों की तरह, फ़ोन पे ही। यार देखो, मैडम के पास इतना पैसा है, ये जय को बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकती हैं। आई मीन पैसा तो है मैडम के पास, दो बड़े दो दो आई मीन 2 बड़े जिम सेंटर हैं और सब इंस्पेक्टर हैं थाने की। उनके पास पैसा तो है, पर बेबी जय इज़ लाइक क्यूट बेबी। उसे मैडम के पैसों से लेना देना या फिर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे तो अपनी बॉडीगार्ड चाहिए। उसे पैसों या फिर गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है बेबी जय को। लाइक देखो, छोटू बेबीज़ को पैसों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है अपने प्ले करने से। उसे बस एक चॉकलेट दे दो या आइसक्रीम, इतने में ही वो बेबी की तरह खुशी से उछल जाते हैं। खुशी से उछल पड़ता है वो बच्चा जब उसे कोई चॉकलेट मिल जाए। हमारी बेबी जय भी ऐसी ही है। उसे कुछ बड़ा गिफ्ट या फिर कुछ नहीं चाहिए, उस वो बस मैडम के साथ खुश रहती है, उनके साथ खुश रहती है जय। तो उसे बस मैडम चाहिए और उसे बस मैडम को हग करना है। और वो बस फ़ोन पे रोए जा रही थी, सिसकते हुए। मैडम कहती हैं कि हे बेबी गर्ल, आपने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पे नहीं हूँ आपको चुप कराने के लिए, प्लीज़ चुप हो जाओ। जय सिसकते हुए कहती है, आप लोग आपके बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। ब बॉडीगार्ड। मैडम कहती हैं कि बोलो, क्या है बच्चा? जय कहती है कि अ, मुझे मुझे वीडियो कॉल करो ना, मुझे आपको देखनी है।
अच्छा, बेबी को मुझे देखनी है। जय कहती है कि मुझे आपको देखनी है। हाँ तो चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह अपने आंसू पोंछो, देन मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी, ओके? तो मैडम जय को तुरंत ही वीडियो कॉल करती है और कहती हैं कि तो अब देख लिया मुझे, अब चलो अच्छे बच्चे की तरह ये अपने आंसू पोंछो। जय सिसकते हुए अपने आंसू पोंछ लेती है और वो बस एकटक मैडम को देख रही थी वीडियो कॉल में। मैडम भी देख रही थी जय को ही। देन मैडम को लगा कि जय कुछ कहना चाहती है, ये बात वो नोटिस करती हैं। तो वो पूछती हैं जय से, बच्चा आपको कुछ कहना है? जय कहती है कि कुछ नहीं। मैडम फिर भी उसके आँखों की भाषा को समझ जाती हैं और एक फ्लाइंग किस जय को करती हैं। तो जय के होठों पे ये देखते हुए स्माइल आ ही जाती है। जब मैडम से फ्लाइंग किस करती हैं तो जय के होठों पे स्माइल आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत वाली। मैडम कहती हैं कि देखो मेरा बच्चा ऐसे ही अच्छा लगता है। हंसते हुए जब मैं वापस घर आऊँ तो ऐसा ही हंसता हुआ और शरारत करता हुआ मुझे बच्चा चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड बेबी? जय थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि आपको शरारती बीवी चाहिए तो आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए वहाँ? तो मैडम बड़े प्यार से जय को समझाती हैं कि यहाँ दिल्ली में वो एक केस के सिलसिले में आई हैं। तो जय कहती है कि मुझे पता है आपके केस के बारे में, इस केस के बारे में मुझे पता है। तो मैडम कुछ देर शांत हो जाती हैं। तभी जय कहती है कि बॉडीगार्ड, आप सबको सबक सिखाना अच्छे से, किसी को मत छोड़ना। मैडम बस कहती हैं। आगे जय कहती है कि बॉडीगार्ड। मैडम कहती हैं बोलो। जय कहती है कि एक एक बात बोलूं? मैडम कहती हैं कि हाँ बोलो बेबी, आई एम लिसनिंग। तो जय कहती है कि आई मिस योर बेबी फीडिंग। और यही बोलते हुए जय तुरंत वीडियो कॉल को कट कर देती है। वही बोलती है ये बात और वही शर्माते हुए कॉल को कट कर देती है। तभी जय के फ़ोन पे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे मैडम की तरफ से, बच्चा ज़रा ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर को खोल कर देखो। यही मैसेज लिखा हुआ था। जय ये मैसेज पढ़ते ही ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और उसके ड्रॉयर को खोलती है। वो बेड से उतरती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। देन वो ड्रॉयर को खोलती है। उसमें क्या था पता है? जय देखती है कि उस ड्रॉयर में एक बेबी बॉटल था। बेबी बॉटल जिससे छोटे बेबीज़ को फीड कराते हैं, वही जिसमें बेबी को दूध पिलाते हैं, वही वाला। वो अपने
हाथ में उस बॉटल को लेती है। उसे थोड़ा हँसी आती है इसको देखते हुए। वो अपने हाथ में उस बेबी बॉटल को लेती है। उसने सोची नहीं थी कि मैडम ये भी करेंगी। मैडम जय को बेबी की तरह संभाल कर रखती हैं, बट वो तो ठीक है, पर मैडम ने ये भी खरीद कर रखी है। आई डोंट नो। यही सब जय सोच रही थी। जय उस बॉटल को पकड़े हुए हंस रही थी। पता नहीं क्यों जय उस बॉटल को किस करती है और फिर से उसी ड्रॉयर में रख देती है। वो फिर से बेड पे आकर लेट जाती है। अब की बार अच्छे से लेट जाती है। पहले तो डायरी लिखते लिखते पता नहीं किस अजीब पोजीशन में लेट गई थी, पर अब की बार अच्छे से लेट जाती है। तभी उसके फ़ोन पे एक और टेक्स्ट आता है। जब वो मैसेज को देखती है, उसमें मैडम ने किस वाला इमोजी भेजा था और लिखा था, गुड नाइट मेरा प्यारा बच्चा, सो जाओ, ऐसा कुछ लिखा था। देन जय वो मैसेज पढ़ती है और वो सो ही जाती है। हाँ, सोने से पहले वो भी मैडम को गुड नाइट ज़रूर बोलती है कि गुड नाइट बॉडीगार्ड, ऐसा मैसेज वो भेज देती है मैडम को। जय तो सो ही जाती है। इधर दिल्ली में मैडम सोती नहीं। आफ्टर जय से बात करने के बाद वो 1-2 घंटे सो जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी रात जाग रही थी। इस केस के सिलसिले में कुछ सर्च वगैरह कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे और मैडम जाग रही थी। वो उन दरिंदों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने जो जो रेप केस में शामिल हैं, उन सस्पेक्ट्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे मैडम। इतना गलत काम किया है मैडम, पता नहीं कितने घंटों तक उस लड़की के केस फाइल को ध्यान से देख रही थी। पूरा समझने का प्रयास कर रही थी। एक एक पन्ने को पलट पलट कर उस फाइल के मैडम बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्होंने हेडक्वार्टर से उस लड़की की फाइल का कॉपी ले आया था। उसका एक कॉपी कर कर ले आया था और उसे मैडम ध्यान से देख रही थी। उस 15 वर्षीय लड़की की छवि, उसका जो चित्र है, जब जब मैडम की आंखों के आगे आती है, मैडम अपनी मुट्ठी कंच लेती हैं। जैसे ये तीनों दरिंदे अभी अगर मैडम के सामने आ जाएं तो शायद बच नहीं पाएंगे। मैडम उस लड़की के फाइल को पकड़े हुए बालकनी साइड में आती हैं। वो जहाँ रुकी हुई थी, हेडक्वार्टर के किसी कमरे में, वो जहाँ रुकी हुई थी वहाँ साइड में बालकनी था। मैडम वहाँ चलते हुए आती हैं। रूम के राइट साइड से ही थोड़ी दूरी पर छोटा सा बालकनी था और बाहर घोर अंधेरा था। जैसे इसी अंधेरा को मैडम तो भगाने आई हैं और उन्हें ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाना है। ये मिशन केवल शक्ति का ही नहीं है। उस बच्ची का नाम शक्ति आहूजा है जिसके साथ ये घटना हुई है। ये उन सभी की कहानी है जिनके साथ बीते सालों में ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। उन सब के खिलाफ
न्याय पाना है मैडम को। तो बालकनी के बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ था और रात के कीड़ों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। मैडम एक नज़र बाहर की तरफ देखती हैं, उस अंधेरे की ओर। इसी अंधेरे को तो उजाला में बदलना है। बस दिल्ली की सड़कें जो रात में भी शोर से भरी हुई थीं। मैडम अपनी पहचान के किसी जासूस को फ़ोन करती हैं, अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालती हैं। एक अंडरकवर एजेंट जो एक प्राइवेट कंपनी चलाता था, उसके पास मैडम कॉल करती हैं। पता नहीं कैसे उस एजेंट के पास मुजरिमों और कैदियों के डिटेल्स होते थे और वो एक हैकर था, इसलिए उसके पास सारे डिटेल्स होते थे। तो मैडम उससे फ़ोन करती हैं। सामने से वो एजेंट कॉल पिकअप करता है और कहता है, ओहो करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। इतने दिनों बाद याद किया मुझे। ज़रूर मेरी याद आई होगी तुम्हें। आज फिर आज फिर आज फिर तुम्हें ज़रूर मेरी याद आई होगी, ऐसा वो एजेंट कहता है फ़ोन के दूसरी तरफ से। तभी मैडम कहती हैं कि बकवास बंद करो रघु। हाँ, उसका नाम रघु है। मुझे तुमसे एक काम है। मैडम जब ऐसा कहती हैं तो वो एजेंट कहता है कि हाँ बोलो ना, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। दरअसल ये दोनों एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे, शायद कॉलेज के ज़माने में। तो वो एजेंट कहता है कि बोलो ना, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। क्या काम करना है? मैं पूरी दुनिया तुम्हारे लिए हैक कर सकता हूँ, ऐसा वो एजेंट कहता है मैडम से। तो मैडम कहती हैं कि क्या बकवास कर रही हो? वही कॉलेज के टाइम की बकवास लाइनें, बंद करो ये सब, ऐसा मैडम गुस्से में कहती हैं। तो वो एजेंट कहता है कि हाँ वही लाइनें तो अब याद रह गई हैं मुझे, बाकी सारा टाइम तो हैकिंग में ही चला जाता है। कॉलेज के वो ज़माने बड़े याद आते हैं, ऐसा वो एजेंट कहता है। तब मैडम कहती हैं कि अच्छा सुनो, मुझे इन तीनों की डिटेल्स चाहिए। इन तीनों शख्स के मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए। क्या तुम अभी के अभी ये कर सकते हो? तो वो एजेंट कहता है कि व्हाई नॉट, हमारी मैडम कहें और हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ज़रूर करेंगे। ज़रा भेजिए तो फ़ोटो को, ऐसा वो एजेंट कहता है। तो मैडम उन तीनों के फ़ोटो को भेज देती हैं। आपका काम हो जाएगा, ऐसा वो एजेंट कहता है। वो और वो तीनों फ़ोटोज़ किसकी थी पता है? वो तीनों फ़ोटोज़ उन दरिंदों की है जिन्होंने ये हैवानियत किया है उस बच्ची के साथ। इस रेप केस में जो तीनों शामिल थे, तीन शख्स, ये उनकी तस्वीर थी, उनका स्केच था। मैडम इस स्केच को उस एजेंट को भेज देती हैं। ये उन्हीं तीनों के फ़ोटो थे जो इस रेप केस में शामिल हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को उनका स्केच मिल गया था, पर वो उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे। पता नहीं कहाँ, किस दिल्ली के कोने में जाकर छिप गए थे ये तीनों, या फिर कहें कि पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो उन्हें बचाया जा रहा था। ऊपर से पुलिस के ऊपर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा था कि शक्ति को न्याय मिलना ही चाहिए। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ टीवी में,
मोबाइल में दिखाए जा रहे थे। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर प्रेशर था कि वो जल्दी से इस केस को सॉल्व करें। पुलिस कर क्या रही है? ये न्यूज़ टीवी और इंटरनेट पर लगातार चल रहे थे कि दिल्ली पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही। तो मैडम बस जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना चाहती थी। 10 मिनट में ही वो एजेंट उन तीनों सस्पेक्ट्स के डिटेल्स मैडम को भेज देता है। मैडम के फ़ोन में एक बीप की आवाज़ होती है। मैडम तीनों के डिटेल्स को देखती हैं बड़े गौर से, बड़े ध्यान से। अब मैडम बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि कब सुबह होगी और मैडम उन तीनों दरिंदों को घसीटते हुए या फिर शायद गोली मार देंगी। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप होते तो ऐसे हैवानियत, ऐसे दर्दनाक घटना की क्या सज़ा देते उन अपराधियों को? जस्ट कमेंट। अब मैडम बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। पूरी रात मैडम इस केस के चक्कर में वो सोती ही नहीं है। उसी केस को लेकर सोच रही थी कि दिल्ली पुलिस के पास सारी डिटेल्स अवेलेबल होते हुए भी वो क्यों इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। तब जाकर उन्हें समझ आता है कि ये तो बड़े नेता लोगों के बेटे हैं और पुलिस वाले नेता लोगों से डर कर पीछे हट गए हैं कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। हाँ, ये बात जायज़ थी कि जब बड़े पॉलिटिशियन के बेटे गिरफ्तार होंगे तो राजनेता भी अपनी घिनौनी चाल चलेंगे, अपने बेटे लोगों को बचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे और पैसों के दम पर या तो पुलिस वालों को खरीद लेंगे या उन्हें नौकरी से हटवा देंगे। यही सब सोचते सोचते न जाने कब सुबह हो जाती है। मैडम को भी ऐसी, यहाँ जब वो दिल्ली आई कल रात को, तो ऐसी धमकियाँ आई थी कि इस केस से दूर रहो। ऐसी धमकियाँ मैडम को आई थी, पर मैडम तो मैडम है। उन्होंने ठान लिया है कि इन मुजरिमों को वो नहीं छोड़ेंगी तो नहीं छोड़ेंगी। और जैसे ही सुबह होती है मैडम थोड़ा बहुत जल्दी से फ्रेश हो जाती हैं और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद अनुराग और मैडम दोनों ही जल्दी से हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं, पर हेडक्वार्टर के सामने इतनी जनता की भीड़ जमा हो गई थी। सभी नारे लगा रहे थे कि शक्ति को न्याय मिलना चाहिए, शक्ति को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का नारे लगा रहे थे। आप पुलिस वाले राजनेताओं के बेटे को बचा रहे हैं, ऐसा भीड़ से आवाज़ आती है। पूरा भीड़ इकट्ठा हो चुका था हेडक्वार्टर के सामने। दिल्ली हेडक्वार्टर पूरा, वहाँ निकलने तक की जगह नहीं थी पुलिस वालों के लिए। सुबह सुबह से ही भीड़ लगना चालू हो गया था। सड़क में ट्रैफिक जाम हो गया था। लोगों ने पोस्टर बनाकर पकड़े हुए थे कि दिल्ली पुलिस डरपोक है, राजनेता से डर गए, दिल्ली पुलिस हाय हाय। इस तरह की नारेबाजी हो रही थी और यही आवाज़ें गूंजे जा रही थी पूरी माहौल में। एक आक्रोश जनता के बीच आ गया था कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही। अब तक तो उन मुजरिमों को खुलेआम गोली मार देना चाहिए था बीच सड़क में। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इन दरिंदों को तुरंत ही गोली मार देना चाहिए जहाँ भी दिखें।
ऐसा जनता के बीच आक्रोश बना हुआ था। कुछ लोग तो पुलिस थाने में पत्थर फेंक रहे थे। मैडम और अनुराग बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाते हैं। भीड़ से बचते बचते भीड़ से बचते बचाते बहुत मुश्किल से अनुराग और मैडम अंदर जाते हैं। पुलिस थाने तक पहुंच पाते हैं। जनता पुलिस की ओर पत्थर फेंक रही थी। कई सारे पुलिस वाले मिलकर भी इस भीड़ को रोक नहीं पा रहे थे। इस भीड़ के आक्रोश को, इस भीड़ के गुस्से को टैकल नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक घटना होने पर भीड़ में आक्रोश पैदा होना जाहिर सी बात है। और पुलिस वाले केवल इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि वो राजनेताओं के बेटा है, बस इसीलिए। और जब भीड़ पत्थर फेंक रही थी, एक पत्थर अचानक मैडम के माथे पर भी लग जाता है। बहुत ज़ोर से लग जाता है, बहुत खून बहने लगता है। देन माइक से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत तेज़ और एक कड़क आवाज़ आती है, जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। ये आवाज़ मैडम की ही थी। मैडम ने माइक में बड़े ज़ोरदार आवाज़ में इतना बस कहा था कि बंद करिए ये सब। वो तीनों दरिंदे आज शाम तक जिंदा या मुर्दा आपके सामने होंगे। और एक बात, उस बच्ची शक्ति आहूजा को न्याय जरूर मिलेगा। आपके इन हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए सब लोग। यह दिल्ली पुलिस का वादा है। शक्ति आहूजा को न्याय जरूर मिलेगा। मैडम ने बस इतना ही कहा था, बड़े तेज आवाज में। यही सुनकर पूरी जनता चुप हो गई थी कुछ देर के लिए। तभी कुछ जनता चिल्ला कर कहती है मैडम से कि आपका क्या भरोसा, आप भी पैसों में बिक जाएंगी, राजनेता के पैसों में बिक जाएंगी और उन नेता के बेटे को छोड़ देंगी। तभी मैडम गुस्से में कहती हैं जनता से, मेरी ये वर्दी इतनी सस्ती नहीं कि चंद रुपयों के लिए बिक जाए। मैंने कहा आज शाम तक वो दरिंदे हमारी गिरफ्त में होंगे तो होंगे, समझ गए आप सब? चाहे जिंदा हो या मुर्दा, वो हमारे गिरफ्त में होंगे। समझ में आई बात आपकी? फिर भी जनता की भीड़ जो है शांत नहीं हो रही थी, वहीं खड़ी हुई थी। देन जो वो बच्ची के माँ बाप थे, वो जब मैडम के इस बात को सुनते हैं कि आज शाम तक का इंतज़ार कीजिए, तो वो बच्ची के माँ बाप खुद स्टेज में सामने आते हैं, सब जनता के सामने आते हैं और वो रिक्वेस्ट जब करते हैं कि प्लीज़ आप सब चले जाइए। अगर मैडम कह रही हैं कि आज शाम तक वो तीनों पकड़े जाएंगे, तो हमको मैडम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये बात उस बच्ची के माँ बाप कहते हैं पूरी जनता से। तो जो भीड़ है जनता की धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। कुछ लोग कहते हुए जा रहे थे कि चलो इन पुलिस ऑफिसर की बात को भी मान लेते हैं। और भीड़ धीरे धीरे वहाँ से खाली हो रही थी। तभी उस बच्ची के माँ बाप मैडम से कहते हैं कि मैडम, हमें आप पर भरोसा किया है, हमने आप पर यकीन किया है। हमारी बच्ची को न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हम भी जीते जी मर जाएंगे। इतनी दरिंदगी से उसके साथ
यही बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लड़की के माँ बाप की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मैडम उन्हें सहानुभूति के साथ कहती हैं कि आपके आपके दुख दर्द को मैं समझ सकती हूँ। आपकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकती, पर इस वर्दी की सौगंध है मुझे कि उनको मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरी नौकरी क्यों न छूट जाए, चाहे मेरी ये वर्दी क्यों न चली जाए। मैं उन तीनों दरिंदों को खुले आम गोली मार दूंगी उनके सीने में। यही बोलते हुए वो एक पुलिस टीम के साथ एक लोकेशन पे निकल जाती हैं। लगभग 1 घंटे का रास्ता था। अनुराग बार बार पूछ रहा था और एसीपी मल्होत्रा भी पूछ रहे थे कि करिश्मा जी हम जा कहाँ रहे हैं, पर मैडम बस चुप थी। वो बस इतना कहती हैं कि अपना गन तैयार रखिए, जो भी सस्पेक्ट्स हैं हमें यही मिलेंगे। कार में 2 सीनियर ऑफिसर भी थे जो दिल्ली हेडक्वार्टर से थे। वो कहते हैं कि पर करिश्मा सिंह, हम उन्हें गोली नहीं मार सकते। आपको ये लॉ एंड ऑर्डर पता है कि हम डायरेक्ट किसी को गोली नहीं मार सकते। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, हम उन्हें नहीं मार सकते। आप समझने का प्रयास करें, ये कानून के खिलाफ होगा। मैडम एक बार उनकी तरफ देखती हैं और उनकी आंखें काफ़ी लाल हो चुकी थीं। उसे देखते ही दोनों सीनियर ऑफिसर एकदम से चुप हो जाते हैं। वो कुछ बोलने की हिम्मत और नहीं करते। वो सीनियर ऑफिसर्स बस चुप हो जाते हैं। फिर भी बड़ी हिम्मत जुटाकर एसीपी मल्होत्रा मैडम से कहता है कि करिश्मा सिंह, आपको पता है कि इससे आपकी वर्दी भी जा सकती है। आपको अपने नौकरी खोने का कोई डर नहीं है। आप ये क्या सोच रही हैं, क्या करने की सोच रही हैं? आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, पता है ना आपको। मैडम कुछ नहीं कहती। वो थोड़ी देर तो चुप रहती हैं। देन वो एसीपी मल्होत्रा से कहती हैं कि एसीपी सर, उस माँ बाप की जगह अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, भोलेनाथ ना करे कि कुछ ऐसा हो, पर अगर हुआ होता, इतना ही मैडम बोलती हैं कि एसीपी मल्होत्रा बड़े गुस्से में कहता है, करिश्मा सिंह ये आप बोल क्या रही हैं, मेरी बेटी के साथ? तभी मैडम कहती हैं कि हाँ देखा, अभी क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है। भोलेनाथ ना करे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ हो। अगर ऐसा होता तो क्या आप उन दरिंदों को छोड़ देते? बताइए ना सर, आप छोड़ देते क्या? तो एसीपी मल्होत्रा चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद कार एक सुनसान एरिया में जाकर रुकती है। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सुनसान एरिया था। कोई घर नहीं था, बस एक झोपड़ी जैसा कुछ था, झोपड़ी टाइप का कुछ था। मैडम अनुराग की तरफ देखती हैं। कार से सभी उतरते हैं। वो दोनों सीनियर ऑफिसर, मैडम और अनुराग, चारों उतरते हैं। मैडम अनुराग की तरफ एक नज़र देखती हैं तो अनुराग भी अपना गन निकालता है। मैडम कहती हैं कि और आप? मैडम एसीपी मल्होत्रा और इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ देखती हैं तो वो भी दोनों भी अपना गन निकालते हैं और इशारों में ही कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। ऐसा वो इशारों में ही कहते हैं और बड़े धीरे से आहिस्ते से उस झोपड़ी के अंदर से
उस झोपड़ी के तरफ ये लोग बढ़ने लगते हैं। उस झोपड़ी के अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा होता है, ऐसी ही आवाज़ आती है। कोई लड़की बचाओ बचाओ यही शब्द चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था बहुत। मैडम और अनुराग अनुराग एक तरफ से आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों ऑफिसर्स दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ और बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे ये सब करीब जा रहे थे। जैसे ही मैडम उस झोपड़ी के सामने पहुंचती हैं, उसके एकदम सामने वो अनुराग को कुछ इशारा करती हैं और अनुराग मैडम का इशारा समझ जाता है और वो झोपड़ी का दरवाज़ा एक लात मार कर तोड़ देता है। झोपड़ी का दरवाज़ा टूट जाता है। सारे पुलिस एक साथ अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर एक लड़की थी जिसके शरीर पर, उसके बॉडी पर बहुत सारे कट के निशान थे। वो बहुत जख्मी हालत में थी। जो तीनों मेल ऑफिसर्स थे उनसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। वो तीनों कुछ देर के लिए बाहर आ चुके थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून बह रहा था बहुत। मैडम तुरंत उसे अपना जैकेट निकाल कर पहनाती हैं और जो कुर्सी से बंधी हुई थी, वो लड़की को कुर्सी से बांधा गया था। पता नहीं किसने ये किया था। तो मैडम उसे अपना जैकेट पहनाती हैं और उसे खोला जाता है उसकी हाथ की रस्सी को। वो लड़की रोते हुए मैडम से कहती है कि मुझे मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी हालत सच में बहुत बदतर थी। उसके कई जगह से खून खून बह रहे थे और बहुत कट लग चुके थे उसके शरीर पे हर जगह। वो चेयर में बंधी हुई थी रस्सी से, तो उसे तुरंत खोला जाता है। मैडम कहती हैं कि हे चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो लड़की मैडम वो लड़की कहती है कि वो मैडम, वो कुछ कहने वाली थी और वो अचानक बेहोश हो जाती है। एसीपी मल्होत्रा कहता है कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भर्ती किया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। अंदर उस लड़की का इलाज चल रहा था। मैडम बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैडम गुस्से से हॉस्पिटल के दीवार पर मारती हैं कि अगर कुछ मिनट पहले पहुंच गए होते तो शायद उन दरिंदों को हम गिरफ्तार कर पाते, हमारी गिरफ्त में होते। यही सब मैडम को सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ मिनट पहले क्यों नहीं पहुंच गए। शायद उनको पता चल गया, पुलिस के आने की खबर हो गई और वो लोग भाग गए। मैडम को तो यही लोकेशन मिली थी, पर यहाँ तो एक जख्मी लड़की के अलावा वो तीनों दरिंदे कहीं नज़र ही नहीं आए। यही सब मैडम सोच रही थी। तभी एसीपी मल्होत्रा कहता है कि शांत हो जाइए करिश्मा सिंह, अभी के लिए भाग गए तो क्या हुआ, हम उन्हें पकड़ ही लेंगे कहीं से भी। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है, रूम से निकलती है और वो बड़ी गंभीरता से कहती है कि बच्ची की क्रिटिकल बहुत गंभीर है। उस बच्ची की कंडीशन बहुत ही गंभीर है। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीपल
चोट लगी हुई है लड़की के शरीर पर और काफ़ी खून बह चुका है। हमने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। जब तक उसे होश नहीं आता, हम उसका बयान दर्ज नहीं कर पाएंगे। पुलिस को अपना काम और तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ है वो बहुत बेरहमी से किया गया है। जब डॉक्टर ये बात मैडम से कह देती है तो मैडम धीमी पर बहुत कड़क आवाज़ में डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर, आप इसे बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आती इस दरिंदगी का गवाह अधूरा है। और कसम वर्दी की, जिस हाथ ने इसे छुआ है उस हाथ को शरीर से अलग करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये केस अब पुलिस की ड्यूटी नहीं, मेरा निजी हिसाब है। और जिन जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है उन सब का बदला लिया जाएगा। यही मैडम बोलते हुए मैडम वहाँ से निकल जाती हैं। ये मैटर अब बहुत ही सीरियस हो चुका था। एक लड़की की तो, जिसका नाम शक्ति आहूजा है, जिसकी रेप के बाद मृत्यु हो चुकी थी, उसे मार दिया गया था बड़ी बेरहमी से। उसके शरीर को देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। और अब ये लड़की जो बहुत घायल हालात में बरामद किया गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, मैडम अस्पताल से बाहर आ जाती हैं, एक गहरी सांस लेती हैं, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर क्या वो शांत हो पाएंगी जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता? देन वो अपने थाने के एएसआई राधा को कॉल करती हैं और उसे 2 मोबाइल के नंबर को भेजती हैं और इसका लोकेशन पता करने के लिए कहती हैं। तो एएसआई राधा कहती हैं कि मैडम, पर नंबर तो बंद आ रहा है। अब अपराधी ऐसे कुकर्म करने के बाद सिम को तो फेंक ही देगा। तो ये नंबर बंद आ रहा था, ऐसा एएसआई राधा मैडम से बोलती है कि नंबर बंद आ रहा है। तो ऐसे में मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, उसे ट्रेस किया जाता है पुलिस के द्वारा। मैडम उसे ट्रेस करने को कहती हैं, मोबाइल के यूनिक नंबर आईडी को। तो एएसआई राधा वैसा ही करती है जैसा मैडम कहती हैं। तो उनके लोकेशन का पता कुछ मिनटों में ही चल जाता है। तो मैडम बिना देरी के, बिना एक पल गंवाए उस लोकेशन के लिए निकल जाती हैं। साथ में अनुराग और दोनों सीनियर ऑफिसर्स भी थे। लोकेशन को ट्रेस करते हुए आखिरकार वो एक फार्म हाउस पर जाकर पहुंचते हैं। इस केस को लेकर मैडम को बहुत सारी धमकियां भी आ रही थीं कि वो इस केस से पीछे हट जाएं, पर मैडम तो मैडम हैं, वो करेंगी वही जो वो चाहती हैं। और उन्होंने जो जनता से वादा किया है वो ज़रूर पूरा करेंगी। जैसे ही वो फार्म हाउस पर गाड़ी को रोकते हैं, एक चौकीदार मैडम को अंदर जाने से रोक रहा था, घर के अंदर जाने से। पर मैडम ने जैसे ही अपनी बंदूक निकाली, वो चौकीदार वहाँ से सीधा भाग गया डर के मारे। पुलिस जीप के सायरन की आवाज़ को पूरी तरह बंद कर दिया गया था ताकि अपराधी चौकन्ना ना हो जाए। ये चारों पुलिस वाले अपना गन हाथ में लिए हुए घर के अंदर धीरे धीरे जाते हैं। अंदर से बहुत शोर आ रहा था, डीजे बजने का। अंदर से बहुत शोर आ रहा था।
शायद डीजे बज रहा था। अंदर का माहौल माहौल ही अलग था। पार्टी चल रही थी अंदर। बहुत सारे लड़के लड़कियां नाच रहे थे। शराब गांजा चरस यही सब चल रहा था। ड्रग्स लिए हुए थे। मैडम गोली चलाने की आवाज़ से मैडम वहाँ पर अंदर जाते ही एक गोली चलाती हैं, जिसकी आवाज़ से जिस गोली की आवाज़ से सभी तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी मैडम की तरफ देखते हैं बड़े गुस्से में। मैडम बड़े गुस्से में कहती हैं कि चुपचाप सभी खड़े रहो, हाथ ऊपर करके। एक लड़का तो जो दारू पी रहा था और नाच रहा था, वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? भागो भागो यहाँ से। उसकी हिम्मत तो देखो। वो मैडम की पुलिस की वर्दी को देखकर भी ऐसा बोल रहा था और नशे में था। मैडम उसके सामने जाकर उसे एक झापड़ मारती हैं इतनी ज़ोर से, तो वो सीधा ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिरता है। पूरा नशा में धुत था, पर मैडम का एक झापड़ पड़ते ही वो पूरा चेत में आ जाता है। अब मैडम थोड़ा नीचे झुकते हुए उस लड़के से कहती हैं कि और कुछ और कुछ बोलना है? साले गंजेड़ी। मैडम ऐसा ही कुछ कहती हैं। उसका सारा नशा उतर चुका था बेचारे का। वो ज़मीन पर पड़े हुए कहता है कि मैडम मैडम माफ़ कर दीजिए मैडम। वो हकलाते हुए ये बात कहता है। मैडम उसकी ओर गुस्से से देखती हैं और बाकी सारे लोगों से कहती हैं कि और कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे? ज़्यादा चिल्ल पों करी ना, एक गोली तुम्हारे भेजे तुम्हारे थोपड़े में घुसाऊंगी, सबका चेत बाहर आ जाएगा, सबको याददाश्त आ जाएगा। ये जो नशे नशे में धुत हो, सारा नशा उतर जाएगा। साले लोग, एक लाइन में सब खड़े हो जाओ चुपचाप। मैडम की बात सुनते ही, मैडम के ये बोलते ही सारे नशेड़ी एक लाइन में चुपचाप हिलते डुलते हुए हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। सारे नशे में धुत थे। किसी ने ड्रग्स लिया हुआ था, किसी ने शराब पिया हुआ था और सारे एक लाइन में खड़े हुए थे। मैडम अनुराग से कहती हैं कि ज़रा चेक करो। जी करिश्मा जी। और वो सभी के फेस को ध्यान से देखता है। उनमें से वो तीनों अपराधी यहाँ तो नहीं थे। इस लाइन में वो तीनों अपराधी नहीं थे जिनकी तलाश मैडम और पूरी पुलिस फोर्स कर रही है। तभी एसीपी मल्होत्रा उन तीनों की फ़ोटो उन नशेड़ियों के तरफ दिखाता है। इसे इसे इन तीनों को तुम किसी ने यहाँ देखा है? ऐसा मल्होत्रा कहता है। तो उस लाइन में खड़ी हुई एक लड़की नशे में कहती है कि सार सार जरा इधर फोटो को लाओगे तो बता सकती हूँ मैं। तो एसीपी मल्होत्रा अपने मोबाइल को थोड़ा और आगे करता है उस लड़की के तरफ। तो वो लड़की कहती है कि सार ये तीनों तो ऊपर ऊपर फ्लोर में हैं, हमारे दोस्त हैं, ऊपर वाले फ्लोर में हैं। ऐसा जब वो लड़की कहती है, तभी उसी वक्त ऊपर सेकंड फ्लोर से एक गोली चलने की आवाज़ आती है, बंदूक की गोली। मैडम और अनुराग और वो दोनों सीनियर ऑफिसर्स तुरंत जल्दी से ऊपर की ओर जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत सारे कमरे थे। सेकंड फ्लोर पे सभी कमरों की तलाशी होती है। एक कमरे में एक लड़का को गोली लगा हुआ था और वहाँ बहुत सारा खून बह रहा था उसका, मर चुका था वो।
सारे ड्रग्स के पैकेट पड़े थे। पूरे 2 बैग भर के वहाँ ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए थे उस कमरे में, और एक लड़की की लाश। मैडम कहती हैं कि हे उठो, उठो, तुम्हें किसने मारा बताओ। पर वो लड़का तो मर चुका था जो उस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। तुम्हें गोली किसने मारी, ऐसा मैडम पूछती हैं, पर वो तो मर चुका था। तभी मैडम आसपास उस कमरे में देखती हैं, इधर उधर तलाशी लेती हैं। उन्हें कमरे के खिड़की के तरफ जब जाती हैं तो उन्हें एक रस्सी मिलता है, और मैडम जब वहाँ पर देखती हैं बाहर की ओर, वहाँ से एक रस्सी लटका हुआ था खिड़की के बाहर। तो मैडम समझ जाती हैं कि शायद इसी रस्सी से वो साला दरिंदा भाग गया है। उस रस्सी को पकड़ते हुए अनुराग कहता है कि करिश्मा जी, ये साला तो भाग गया। मैडम एक खतरनाक वाली स्माइल पास करती हैं। अनुराग कहता है कि करिश्मा जी, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। मैडम कहती हैं कि भाग करके जाएगा कहाँ, उसे मरना तो मेरे हाथों ही है। तभी पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ आ जाती है वहाँ पर। पूरी पुलिस टीम आकर फार्म हाउस को घेर लेती है। सभी नशेड़ियों को जिन्होंने ड्रग लिया हुआ था उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। सेकेंड फ्लोर में 2 ड्रग से भरे हुए बैग थे जिसे जब्त किया जाता है। वहाँ पर ड्रग की डीलिंग हो रही थी तो उसे जब्त कर लिया जाता है। एसीपी मल्होत्रा मैडम से कहता है कि करिश्मा सिंह, ये सब तो पकड़े गए, पर वो तीनों दरिंदे कहाँ हैं। मैडम एक रूम की ओर इशारा करती हैं तो सभी उस रूम के तरफ जाते हैं। मैडम उस रूम का दरवाज़ा खोलती हैं। अंदर का नज़ारा देखकर एसीपी मल्होत्रा और अनुराग दंग रह जाते हैं। सभी शॉक हो गए थे। अंदर कमरे में 2 लोगों की लाश पड़ी थी। अनुराग कहता है कि करिश्मा जी, ये तो वही हैं। मैडम कहती हैं कि हाँ, ये वही दरिंदे हैं जिनकी हमें तलाश थी। अनुराग कहता है कि पर ये गोली गोली इनको कैसे लगी। अनुराग उनकी सांसें चेक करता है आगे बढ़कर। दोनों मर चुके थे। दरअसल जब सेकेंड फ्लोर में चेकिंग हो रही थी तभी मैडम को एक कमरे में ये नशे में धुत मिले थे ये दोनों। तभी मैडम साइलेंसर लगाकर उन दोनों के सीने में 2-2 गोलियां दाग दिया था। अब साइलेंसर लगाने की वजह से ये गोली की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दिया, पर मैडम ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया था। और इन दरिंदों के साथ करना भी क्या चाहिए, जिन्होंने इतना इतना बड़ी दुर्घटना में शामिल थे जो लोग, उनके साथ और क्या होना चाहिए। उनको तो ऐसे ही खुलेआम गोली मार देना चाहिए। तो मैडम ने उन 2 अपराधियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। उनके ऊपर गोली दाग दिया था डायरेक्ट सीने में। एसीपी मल्होत्रा मैडम से कहता है कि और तीसरा तीसरा अपराधी कहाँ है, वो हमें कहाँ मिलेगा। मैडम कहती हैं कि एसीपी सर, वो भी आ रहा है, धैर्य रखिए। तभी मैडम के फ़ोन में एक कॉल आती है तो मैडम फार्म हाउस से बाहर आती हैं।
एक पुलिस कांस्टेबल ने उस तीसरे अपराधी को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मैडम उसके सामने आती हैं और कहती हैं, क्या सोचा था, भाग जाएगा यहाँ से? वो अपराधी मैडम की ओर देखकर अजीब तरीके से हंस रहा था। मैडम को उसकी हंसी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैडम सीधा उसके फेस पर एक मुक्का मारती हैं और उसके बाल को खींचते हुए कहती हैं कि भोसड़ी के, तेरी इतनी हिम्मत, दो दो मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ तूने खिलवाड़ किया है। और मैडम बिना कुछ सोचे समझे 3 गोली लगातार उस अपराधी के सीने में दाग देती हैं। तभी वहाँ एसीपी मल्होत्रा आता है। वो कहता है कि ये क्या किया करिश्मा सिंह आपने? पर मैडम ने जो करना था वो कर चुकी थी। जैसे 3 गोली वो मारती हैं उसके सीने में, उनका गुस्सा उसके बाद भी शांत नहीं हुआ था। वो उसे मरे हुए इंसान को पैरों से मारते ही जा रही थी, बहुत मारती हैं और ये बोलते हुए मारती हैं कि तेरी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मासूम जिंदगियों के साथ खेलने की, ऊपर से ड्रग। आज शक्ति आहूजा को न्याय मिला है। यही बोलते हुए मैडम उस मरे हुए इंसान को मारते ही जा रही थी, बहुत मारती हैं। उस शख्स के पूरा लहूलुहान हो चुका था। मैडम के वर्दी में भी कुछ खून के दाग लग गए थे। अनुराग दौड़ते हुए आता है। जो एसआई अनुराग है वो दौड़ते हुए आता है और मैडम का हाथ पकड़ लेता है। बस कीजिए करिश्मा जी, आपके हाथों में चोट लग गई है, मर गया है वो, कितना मारेंगी? और आप होश में आइए करिश्मा जी। तब जाकर मैडम थोड़ा शांत होती हैं। माहौल अब थोड़ा गंभीर हो चुका था, क्योंकि किसी भी पुलिस को अधिकार नहीं होता गोली चलाने का, गोली मारने का अधिकार नहीं होता। ऐसे पुलिस किसी अपराधी को गोली नहीं मार सकती खुलेआम। तो मैडम की नौकरी भी जा सकती है इस केस के चक्कर में। एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसे बलात्कार करके मार दिया गया था, उसकी जान ले ली गई थी और अपराधी सालों तक कोर्ट का चक्कर लगाता रहे। ये कहाँ का न्याय है? न्याय तो ऐसे सिलसिले में ऑन द स्पॉट होना चाहिए। न्याय तुरंत होना चाहिए। एज अ राइटर एक सवाल है आप सभी से, अगर आप मैडम की जगह होते तो क्या करते उस 15 वर्षीय लड़की को न्याय दिलाने के लिए जिसके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया था? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। क्या ऑन द स्पॉट इंसाफ सही है या कोर्ट के चक्कर लगाना? खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मैडम ने उन 3 दरिंदों को जो इस रेप केस में शामिल थे उन्हें गोली मार दिया था, ये बिना परवाह करे कि इसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनकी वर्दी गंवा सकती है। अगर कानून के अनुसार चले तो उन दरिंदों को पकड़कर पहले जेल ले जाते, देन कोर्ट ले जाया जाता। इन सब में बस टाइम पास होता। उस लड़की शक्ति आहूजा को न्याय पता नहीं कब मिल पाता। तो मैडम ने ऑन द स्पॉट इंसाफ किया था। तभी एसीपी मल्होत्रा मैडम से कहते हैं कि करिश्मा सिंह, आपको पता है ना, इसके बाद आपको इंट्रोगेशन के लिए ले जाना होगा, आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि इन सब में
आपकी वर्दी जा सकती है, आपकी नौकरी तक जा सकती है। मैडम मुस्कुराते हुए एसीपी मल्होत्रा से कहती हैं, सर मुझे वर्दी से प्रेम है, तभी तो ये सब किया। आज ऑपरेशन शक्ति सफल हुआ और शाम होने से पहले, जैसा मैंने उस बच्ची के माता पिता और जनता से वचन दिया था, ये बातें बहुत गहरी थी जो सभी पुलिस के मन को छू जाती हैं। वहाँ मौजूद जो पुलिस टीम आई हुई थी, सभी मैडम की ओर देखकर उन्हें सल्यूट करते हैं। एक गर्व की भावना आ जाती है सबके मन में मैडम के लिए। यार मानना पड़ेगा, मैडम को सीधा गोली मार दिया। ये सभी पुलिस वालों की बात नहीं होती कि अपने वर्दी के बारे में बिना सोचे ऑन द स्पॉट इंसाफ किया मैडम ने। ये सब की बात तो नहीं होती। देन वहाँ फार्म हाउस से सारी पुलिस की गाड़ियाँ धीरे धीरे हेडक्वार्टर के लिए आगे बढ़ती हैं, हेडक्वार्टर पहुँचती हैं। सारी मीडिया में ये न्यूज़ कैप्चर हो रही थी और जनता में एक खुशी की लहर जैसे दौड़ गई थी। न्यूज़ के माध्यम से सारे टीवी और मोबाइल्स में ये बात पहुंच गई थी कि उन 3 दरिंदों को करिश्मा सिंह ने मौत के घाट उतार दिया है। यही न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग पर चल रही थी। तुरंत ये न्यूज़ पूरे दिल्ली, पूरे भारत में फैल गया था कि उस बच्ची को न्याय मिल गया है। पर मैडम ने खुद को सरेंडर कर दिया था, पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के कानून के मुताबिक आज रात उन्हें यानी मैडम को जेल में ही रहना पड़ेगा। पर चूंकि वो एक पुलिस है तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखा जाएगा। उन्हें हथकड़ी या फिर लॉकअप का दरवाज़ा बंद करके आम कैदियों की तरह नहीं रखा जाएगा, पूरे सम्मान के साथ रखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट बंद हो चुके हैं आज के लिए। शाम का समय हो गया था तो कोर्ट जो है बंद हो चुके थे। शाम का समय हो गया था तो कोर्ट जो है, दिल्ली कोर्ट बंद हो चुका था। अगर खुला होता तो आज ही मैडम की पेशी होती, उन्हें वहाँ ले जाया जाता। दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर जनता की भीड़ जमा हो गई थी और न्यूज़ रिपोर्टर हर एक चीज़ को कैप्चर कर रहे थे बखूबी से। टीवी और मोबाइल के माध्यम से जनता तक ये न्यूज़ पहुंचाया जा रहा था कि ऑपरेशन शक्ति सफल हो गया है। यही न्यूज़ पूरे इंडिया में चल रहा था, ट्रेंडिंग पर। पूरी जनता मैडम की सपोर्ट में थी। सभी मैडम की जय जयकार कर रहे थे क्योंकि किसी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नौकरी को हथेली में लेकर, अपनी हथेली में रख कर उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दे। ये तो वही कर सकता है जिसने उस मासूम बच्ची के माता पिता की आंखों में देखा हो उनके दर्द को। मैडम जेल के अंदर बैठी थी, बिल्कुल शांत। उनके मन में एक खुशी थी कि जो उन्होंने वचन दिया था उनके माता पिता को, उन्होंने पूरा किया। तभी अनुराग कुछ खाना लेकर आता है मैडम के लिए, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ में मैडम ने कुछ नहीं खाया था। बाकी लोगों ने तो कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था पर मैडम ने कुछ खाया नहीं था। अनुराग खाना लाता है और कहता है कि लीजिए करिश्मा जी, सुबह से इतना भाग दौड़ किया है और अब तो ये केस भी आपने सॉल्व कर दिया। मैडम कहती है कि केस तो सॉल्व हो गया, पर एक केस
अभी और बचा है और मुझे उस केस के पास जानी है। अनुराग चौंकते हुए कहता है कि और कौन सा केस है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मैडम अपना फ़ोन निकालती हैं और जय की फ़ोटो को अनुराग को मैडम दिखाती हैं। मैडम फ़ोटो निकाल कर अनुराग को दिखाती हैं। ये ये मेरी क्यूट सी पार्टनर है, मुझे इसके पास जानी है। 2 दिन से मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया है इसे। अनुराग कहता है कि आई नो, मुझे पता है कि ये आपकी पार्टनर है। मैडम कहती हैं कि अच्छा, तुम्हें पता है, पर कैसे? तभी अनुराग कहता है कि मैडम दरअसल ये पुलिस की आंखें हैं। जिस दिन पहली बार आपको इस बच्ची के साथ देखा था ना, उस पहली बार पार्टी में, अजय की फ़ोटो की तरफ इशारा करता है। इस बच्ची को जब आपके साथ पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि कुछ तो चक्कर है। मैडम कहती हैं कि यार अनुराग, तुम कभी नहीं बदलोगे। ये चक्कर कैसा शब्द है? अनुराग मैडम को खाने का प्लेट पकड़ा देता है। चलिए अब खाना खा लीजिए, कल कोर्ट ले जाया जाएगा, आपको पता है ना। आपने कुछ सोचा है इसके लिए? मैडम कहती हैं कि सोचा तो है बहुत कुछ। और अनुराग, क्या बोलना है तुम्हें याद है कि नहीं? जब मैडम ऐसा कहती हैं तो अनुराग कहता है कि जी करिश्मा जी, बिल्कुल याद है हमें। मुझे बोलना है कि अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और उसने हम पर हमला भी किया और मजबूरन मैडम को, यानी आपको, गोली चलानी पड़ी। ऐसा ही बोलना है ना? सही कहा मैंने? मैडम हाँ में अपना सिर हिलाती हैं। तो अनुराग कहता है कि चिंता मत कीजिए करिश्मा सिंह, आपकी वर्दी को कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, एक पुलिस के तौर पर भी और एक दोस्ती के तौर पर भी। आपकी वर्दी को आँच आने नहीं दूंगा। मैडम हाँ में अपना सिर हिलाती हैं। देन मैडम अपना खाना खाती हैं। अनुराग भी वहीं खाना खाता है, मैडम के साथ बैठा हुआ था। मैडम जेल के अंदर तो थी, पर पूरा सम्मान के साथ उन्हें रखा गया था। दरवाज़ा खुला हुआ था जेल का, ना ही मैडम के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, क्योंकि वो खुद भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो पूरा सम्मान के साथ रखा गया था मैडम को। तभी वहाँ एसीपी मल्होत्रा आता है। तो मैडम समझ जाती हैं कि वो किस लिए आए हैं। तो मैडम खड़ी होती हैं, वो अपना बेल्ट, टोपी और बैच जो सितारा वाला होता है, कंधे पर से इन सब को उतार कर मेज पर रखती हैं। एक पुलिस ऑफिसर के लिए अपना अपना पुलिस टोपी और वो बैच सितारा बहुत मायने रखता है। ये वर्दी की शान होती है और पुलिस वालों का गौरव। और इसे उतारते समय मैडम को तकलीफ़ तो होती है, पर मैडम को इस बात की खुशी थी कि इस मिशन पूरा हो गया टाइम से। इस बात की मैडम को खुशी थी। तभी एसीपी मल्होत्रा मैडम से कहता है कि सॉरी करिश्मा सिंह, ये कानूनी प्रोटोकॉल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं सर, आई नो ये आपकी ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी फॉलो कीजिए, मैं अपना फॉलो करूँगी। तभी एसीपी मल्होत्रा आगे कहता है कि करिश्मा सिंह, पहली बार आप जैसे दमदार पुलिस को
देख रहा हूँ, जितना आपको देखता जा रहा हूँ, उतना हैरानी हो रही है मुझे कि कोई ऐसा भी है जिसे किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। आपको सल्यूट करने का मन कर रहा है और यही बोलते हुए एसीपी मल्होत्रा मैडम को सल्यूट करता भी है। तभी मैडम कहती हैं कि क्या कर रहे हैं आप तो हमसे पद में भी बड़े हैं और उम्र में भी। तब एसीपी मल्होत्रा थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि चाहे पद और उम्र में बड़े हो करिश्मा सिंह, पर काम तो आपने बड़ा किया है। आपको तो पूरा दिल्ली याद रखेगा। आपके यहाँ से जाने के बाद भी पूरी जनता आपके समर्थन में है। थाने के बाहर नारे नारे लगा रही है आपके लिए और हम भी आपके साथ हैं। आपकी वर्दी को आज भी आने नहीं देंगे। क्यों शर्मा जी? तो शर्मा जी जो इंस्पेक्टर हैं वो भी कहते हैं, हाँ सर, बिल्कुल हम मैडम के साथ हैं। पूरे दिन के भाग दौड़ के बाद मैडम को बहुत थकावट और नींद आ रही थी, तो वो कहती हैं कि अब रात काफ़ी हो गई है, आप यहीं रहेंगे क्या? आप लोग जाइए, यहीं मेरे साथ लॉकअप में रहने का इरादा है क्या? तो मैडम जब ऐसा कहती हैं तो एसीपी मल्होत्रा और शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। जेल से निकल जाते हैं। पर आज पूरी रात थाने में ही ये लोग रहने वाले हैं मैडम के साथ। अनुराग भी वहीं था। रात भर भाई साहब, रात भर दिल्ली की जनता हेडक्वार्टर के बाहर ही खड़ी थी मैडम के सपोर्ट में। जैसे ही सुबह होती है, सुबह की चहल पहल होती है, सुबह के 10 बजे मैडम के लिए एक सरकारी गाड़ी आती है और पूरी सुरक्षा के साथ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है। पूरी जनता मैडम के ऊपर फूलों की बरसात कर रही थी और उस बच्ची के माता पिता जैसे दूर से ही, आंखों से ही मैडम को धन्यवाद कह रहे थे। मैडम सबके सामने उस माता पिता के आगे हाथ जोड़ती हैं। देन मैडम को सीधे फुल सिक्योरिटी के साथ दिल्ली कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट के अंदर पूरा रूम खचाखच भरा हुआ था लोगों से। बाहर मीडिया और लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। पूरी जनता मैडम के पीछे पीछे कोर्ट तक आ गई थी उनके सपोर्ट के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। मैडम कोर्ट के अंदर बिना वर्दी के सादे कपड़ों में, कैजुअल पैंट शर्ट में कटघरे में खड़ी हुई थीं और उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी इस मिशन के पूरा होने की। तभी सवाल जवाब कोर्ट में शुरू होता है। जज मजिस्ट्रेट आकर बैठते हैं अपनी चेयर में और सवाल जवाब शुरू किया जाता है। एक सरकारी वकील मैडम के सामने चलते हुए आता है और कहता है कि मिलॉर्ड, कानून किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो बीच सड़क में गोली मारकर इंसाफ करे। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह ने न सिर्फ अपनी सर्विस रिवॉल्वर का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि उस अपराधी को मारकर कानून के मुंह पर तमाचा मारा है। यह एक सोची समझी हत्या, प्लान्ड मर्डर है, एनकाउंटर नहीं। दरअसल ये वकील राजनेता का चमचा था, क्योंकि वो दरिंदे राजनेता के बेटे थे जिनको गोली मारी गई है। तो नेता ने सरकारी वकील को पैसा खिलाया था अपनी तरफ करने के लिए। तो यही सब सवाल जवाब चल रहा था।
जज बड़े ध्यान से वकील की बात सुनता है और फिर मैडम से कहता है कि एसआई करिश्मा सिंह, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? जवाब दीजिए। ये जज के बोलने के बाद पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मैडम उस जज की ओर उसकी आंखों में देखती हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से और कड़क लहजे में कहती हैं कि जज साहब, अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे और दो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया था। एक को तो मौत के घाट उतार दिया गया बड़े बेरहमी से, और एक बच्ची अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रही है। और तो और उन तीनों दरिंदों ने इतनी बेरहमी से शक्ति आहूजा, जो पीड़िता है, उसे इतनी बेरहमी से मारा था कि आप तो देख भी नहीं पाते। उसके शरीर को इतने बदतर तरीके से घायल करके मारा गया था, और मैं इस कानून के भरोसे उन दरिंदों को छोड़ देती। इस तरह मैडम बड़े जुनून के साथ जवाब देती हैं कि मैं क्या कानून के भरोसे उन दरिंदों को छोड़ देती। तभी सरकारी वकील कहता है कि लेकिन सज़ा देना कोर्ट का काम है, आपका नहीं करिश्मा सिंह। तब मैडम जवाब देते हुए कहती हैं कि बिल्कुल जज साहब, अदालतों का काम है सज़ा देना। अदालतें पहले सबूत मांगती हैं, देन गवाह मांगती हैं, और सालों तक तारीख पे तारीख देती रहती हैं। क्या इस तरह, इस प्रकार से ऑपरेशन शक्ति सफल हो पाता? मैंने उस लड़की के चीखों, उसके दर्द का इंसाफ किया है। अदालत के इंसाफ में सालों साल बीत जाते। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? इस तरह से बहुत सारी वार्तालाप होती है, बहुत सारी सवाल जवाब होते हैं कोर्ट के अंदर। सवाल जवाब चलते रहते हैं, न जाने कई घंटों तक। बाहर जनता चिल्ला रही थी कि मैडम को छोड़ दिया जाए और उन्हें उनकी वर्दी सही सलामत मिल जाए। लोग मैडम के सपोर्ट के लिए पोस्टर, बैनर बना रहे थे और कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे। इंसाफ के जीत के लिए पूरा हल्ला मचा हुआ था। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैडम को छोड़ दिया जाए, मैडम को उनकी वर्दी वापस दिया जाए। हमें हमारे समाज को ऐसा ही पुलिस अफसर चाहिए। ऐसा पूरी जनता बाहर हल्ला कर रही थी। सोशल मीडिया पर भी लोग मैडम को सपोर्ट कर रहे थे। हैशटैग करिश्मा मैडम जिंदाबाद, ये हैशटैग पूरा ट्रेंड बन चुका था। पूरा दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो गया था। मैडम के सपोर्ट में सारी जनता सड़कों पर उतर आई थी। पूरे दिल्ली का माहौल बहुत टेंस हो गया था। इन सब की खबर जब पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो तुरंत हेडक्वार्टर से जज को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जज साहब, इस वक्त पूरा शहर सड़क पर उतर आया है, पूरा रोड जाम हो गया है। अगर एसआई करिश्मा सिंह को आज राहत नहीं मिली, उसे अभी के अभी नहीं छोड़ा गया, तो कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। जज साहब बड़े ध्यान से पुलिस कमिश्नर की बात को सुनते हैं। उस टाइम जज साहब लंच ब्रेक पर थे, तो वो बड़े ध्यान से पुलिस कमिश्नर की बातों को सुनते हैं और जज कहते हैं कि कमिश्नर साहब, अगर पुलिस की रिपोर्ट में सेल्फ डिफेंस की गुंजाइश है और जनता इतनी आक्रोश में है, तो मुझे उसे बेल देने में कोई आपत्ति नहीं है।
इस तरह कुछ मिनट पुलिस कमिश्नर और जज के बीच लंच ब्रेक के टाइम में बातचीत होती है मोबाइल पे। और इस वार्तालाप के बाद देन जनता के आक्रोश को देखते हुए, क्योंकि जनता बाहर बहुत भड़क गई थी कि उन्हें मैडम आज़ाद चाहिए, इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए मैडम को रिहाई, उन्हें बेल मिल जाती है। मैडम कोर्ट से बाहर आती हैं। पूरी भीड़ में खुशी का माहौल छा जाता है। जब वो मैडम को आज़ाद देखते हैं तो पूरी भीड़ चिल्ला पड़ती है खुशी के मारे, और लोग मैडम के लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। पूरा खुशी का माहौल छाया हुआ था। एक रिपोर्टर दौड़ते हुए मैडम को एक माइक देता है। मैडम उस माइक को लेते हुए कहती हैं कि आप सभी के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाने में पुलिस की मदद करी और धैर्य रखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। वो बस इतना ही बोलती हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। और मैडम पूरी जनता के आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती हैं। तभी वहाँ पुलिस कमिश्नर, जो दिल्ली के हेड पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनकी गाड़ी आती है। उसके पीछे 3-4 गाड़ियों का काफिला था। नीली और लाल बत्तियों के साथ वो गाड़ी ठीक कोर्ट के सामने आकर रुकती है। पूरी जनता अगल बगल साइड हो जाती है जब कमिश्नर साहब की गाड़ी आती है। मैडम भी उस गाड़ी के तरफ देखती हैं। तभी एसीपी मल्होत्रा मैडम के पास आता है और कहता है कि करिश्मा सिंह, आपको सीधे हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। कमिश्नर साहब का आदेश है, उन्होंने आपको गाड़ी में बैठने को कहा है। तो मैडम कुछ नहीं कहती, चुपचाप एक कार में बैठ जाती हैं और फिर से वो गाड़ी का काफिला हेडक्वार्टर की तरफ तेज़ी से बढ़ जाता है। हेडक्वार्टर पहुंचते ही पहली नंबर की गाड़ी से कमिश्नर साहब निकलते हैं। मैडम दूसरे नंबर की गाड़ी में बैठी हुई थी, वो भी निकलती हैं और कमिश्नर साहब को जय हिंद कहती हैं। कमिश्नर साहब भी सिंपली जय हिंद कहते हैं जवाब में। देन ये सभी हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं। कमिश्नर सर अपनी चेयर में बैठते हैं और मैडम को सामने बैठने का इशारा करते हैं, तो मैडम भी बड़े शान से सामने की चेयर में बैठ जाती हैं। वैसे मैडम ने जो भी किया था सही तो किया था। तभी पुलिस कमिश्नर सर कहते हैं, बड़े गंभीरता से मैडम की ओर देखते हुए कहते हैं कि ऐसा ही करिश्मा सिंह, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ उसने इस देश के कानून और जज्बात के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने आपको क्लीन चिट तो नहीं दिया, पर लेकिन आपकी नियत पर शक भी नहीं किया। कमिश्नर साहब धीरे से एक लिफाफा खोलते हैं और मुस्कुराते हुए मैडम से कहते हैं कि गृह मंत्रालय और जनता के भारी दबाव के बाद डिपार्टमेंट ने आपका सस्पेंशन रद्द कर दिया है। आपकी बहादुरी और उस मासूम को इंसाफ दिलाने के जज्बे को देखते हुए आपको बहाल किया जाता है। चूँकि आपको हमने ही रिक्वेस्ट करके बुलाया था, तो पूरे सम्मान के साथ आपको अपनी वर्दी, अपना बैज, अपनी पहचान वापस किया जाता है।
यही कमिश्नर साहब कहते हैं। वहाँ खड़ा एक जूनियर ऑफिसर मैडम के सारी चीज़ों को, उनकी पुलिस यूनिफॉर्म, बेल्ट और बैच, टोपी को एक ट्रे में लेकर आता है, सारी चीज़ों को। मैडम के चेहरे पर एक प्राउड वाली मुस्कान थी और वो कमिश्नर सर से कहती हैं कि धन्यवाद सर, पर ये वर्दी आज मुझे सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि उस हर माँ बाप की दुआ ने दी है जो अपनी बेटी के लिए डरता है, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा है। उनकी वजह से मैंने ये वर्दी वापस पाई है। मैडम यही बोलते हुए अपनी सारी चीज़ें वापस लेती हैं। अपनी टोपी, पुलिस वाली टोपी पहनती हैं और हेडक्वार्टर में सभी सीनियर ऑफिसर से अलविदा लेकर बाहर आती हैं। पूरी जनता की भीड़ सामने खड़ी थी। मैडम उन सब के सामने एक दमदार सल्यूट करती हैं और कहती हैं कि मुझे खुशी है कि आप सब एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर खड़े हुए, उसके लिए लड़े और जीत हासिल किया। सच में ये बहुत मतलब कहने की बात है कि पूरी जनता एक मासूम बच्ची के इंसाफ के लिए एक जगह आकर एकत्रित हुई, उसके लिए आवाज़ उठाई। ये मानने लायक बात है। इसके लिए दिल्ली की जनता को सल्यूट तो बनता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैडम कहती हैं। पूरी भीड़ में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो मैडम के लिए तालियां बजा रहे थे। शाम का समय हो गया था, रात होने ही वाला था। मैडम को दिल्ली आए हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में मैडम पूरी तरह से इस केस में पूरा खुद को लगा दिया था, इस केस को सॉल्व करने में। और उन्होंने जैसे वादा भी किया था कि वो उनके बर्थडे जय के बर्थडे के दिन घर आ जाएंगी, जय के पास। पर क्या वो टाइम पर घर पहुंच पाएंगी? मैडम वहीं से पूरी जनता को अलविदा कहते हुए अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। एसीपी मल्होत्रा खुद मैडम और अनुराग को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। रात की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। एसीपी मल्होत्रा मैडम और अनुराग के लिए फूलों की बुके लेकर आया था, तो उन दोनों को वो दे देता है और यहीं से मैडम और अनुराग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और फ़्लाइट सीधे दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट में जाकर रुकती है, लैंड होती है। नायरा जो मैडम की दोस्त है, वो मैडम को लेने आई हुई थी रायपुर एयरपोर्ट पे। ये 2-3 दिन मैडम के लिए बहुत बिजी शेड्यूल थे इस केस के सिलसिले में। मैडम को यहाँ से वहाँ बहुत भागना पड़ा। इतनी थकान के बावजूद भी जैसे मिलने की एक खुशी उनके अंदर थी, उनके भीतर एक खुशी की झलक थी, उनके फेस पर जो साफ झलक रही थी। अभी रात के 9 बज रहे थे जब मैडम रायपुर एयरपोर्ट पहुंची और 12 बजे 18 मार्च हो जाएगा, जय का बर्थडे। यही सब मैडम सोच रही थी। तभी नायरा चुटकी बजाते हुए कहती है, ओए करिश्मा, क्या सोच रही है? चल गाड़ी में। वहाँ तेरी बेबी जो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया है। जब उसे पता चला कि तू पुलिस कस्टडी में है, वो
पूरा रोने लगी है पूरा। करिश्मा कहती है कि व्हाट? तो जय को तुमने क्यों बताया? नायरा कहती है कि मैंने कहाँ बताया, मैंने नहीं बताया है। वो तो मोबाइल में उसने देख लिया था पहले से कि तुझे कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। वो वाला सीन उसने देख लिया था। वैसे करिश्मा तू ठीक तो है? दिल्ली में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जब नायरा ये पूछती है तो मैडम सिंपली कहती हैं कि सब ठीक है। जय कैसी है? नायरा कार ड्राइव करते हुए कहती है कि "अ, वो जय।" थोड़ा सा वो चुप हो जाती है। मैडम फिर से पूछती हैं, मैंने कहा जय कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तभी नायरा कहती है कि काम डाउन। तुम 2 दिन से जय का कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। उसके बाद उसे पता चला तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो टेंशन की वजह से जय को हल्का सा बुखार हो गया है। मैडम कहती हैं कि 1 मिनट, तुम उतरो गाड़ी से, उतरो गाड़ी से। नायरा कहती है कि क्यों? मैं क्यों उतरूं? मैंने कहा गाड़ी से उतरो, गाड़ी रोको। तो नायरा एकदम से गाड़ी को साइड में लगाती है और गाड़ी को स्टॉप करती है। देन मैडम ड्राइविंग सीट पर आती हैं और वो जो कार को भगाती हैं पंचवटी गांव की तरफ, बहुत तेज़ी से भगाती हैं। ओ भाई, हवा से भी तेज़ रफ्तार के साथ उनकी गाड़ी चल रही थी और पंचवटी गांव के 2 घंटे का रास्ता मैडम 1.5 घंटे में वो पूरा कर लेती हैं। वो जय को लेकर थोड़ा फिक्र में आ गई थी। घर पहुंचते ही मैडम कार पार्क करती हैं और जल्दी से कुछ हद तक घर के अंदर जाकर फ्रेश हो जाती हैं। मैडम जो है घर पहुंच चुकी थी और नायरा उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो मैडम अपने रूम में जाती हैं, कुछ हद तक फ्रेश हो जाती हैं क्योंकि बाहर बहुत धूल मिट्टी से होकर आई थी। तो वो पहले नहा लेती हैं। घर के सारे लोग सो चुके थे भाई। अब रात के लगभग 11 बज गए थे तो सारे लोग सो चुके थे। बस जय की बड़ी माँ जाग रही थी। वो मैडम के लिए कुछ खाना बना रही थी और उनके रूम में खाना को देने जाती है मैडम को। तो मैडम नहा चुकी थी। मैडम एक बार दीवार घड़ी की तरफ देखती हैं। 11:35 हो रहे थे और 25 मिनट के बाद जय का बर्थडे 12 बज जाएगा। अभी 12 नहीं बजे थे, 25 मिनट बाकी थे। तभी जय की बड़ी माँ कमरे में आती है। वो खाना जो है मैडम को देती है और कहती है कि मैनू पता है दामान जी, आप क्या बोलने वाले हो कि जय कहाँ है। तो बता दूं कि हमारी जय पूजा के कमरे में सो रही है अपनी दीदी के साथ। आप पहले ये खाना फिनिश करो, उसके बाद जय से मिल सकते हैं, ओके। तो मैडम को मजबूरन खाना ही पड़ता है। वो तो सोच रही थी कि वो सीधे जय के पास जाएंगी, पर अब जय की बड़ी माँ ने खाना खाने के लिए कहा तो उन्हें खाना खाना पड़ता है। वो मैडम से पूछती हैं कि दामान जी, आपका काम पूरा हुआ, आपका दिल्ली का? तो मैडम बस हाँ में अपना सिर हिला देती हैं कि पूरा हो गया ऐसा। अब जय की बड़ी माँ को क्या पता कि
दिल्ली में क्या क्या हुआ, वो तो खाली सिंपली पूछ लेती हैं कि काम पूरा हुआ कि नहीं, ऐसा। मैडम जो है अपना खाना खा रही थी। उनके खाना खाने तक जय की बड़ी माँ कमरे में ही बैठी थी। तभी खाते हुए मैडम पूछती हैं कि जय ने खाना खा लिया, और मैंने सुना है कि उसको बुखार है, आपने उसे डॉक्टर को दिखाया? मैडम ये खाना खाते हुए पूछ रही थी और वो बहुत फिक्र में थी। तो जय की बड़ी माँ कहती है कि चिंता, तुझसे चिंता क्यों करते हो दामाद जी, हमने डॉक्टर को दिखाया है और उसने दवाई भी ले लिया है, आप अपना खाना तो खाओ पहले। जय की बड़ी माँ ऐसा कहती है। तो मैडम अब अपना खाना खा रही थी और क्या आगे होता है। मैडम जो है आधा खाना खाने के बाद सीधा हाथ धोकर मैडम जय के रूम में जाने वाली थी। तो जय की बड़ी माँ कहती है कि दामान जी पूरा खाना तो खाओ, छोड़ना नहीं है, ऐसा जय की बड़ी माँ मैडम से कहती हैं। क्योंकि मैडम आधा आधा छोड़कर जल्दी से हाथ धोकर जय से मिलना चाहती थी। उनके अंदर एक बेचैनी थी जय से मिलने की। पूरे 2 दिन से वो मिली नहीं थी। वो बेचैनी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। पर बड़ी माँ के कहने पर उन्हें पूरा खाना फिनिश करना पड़ता है। तब जाकर बड़ी माँ उस प्लेट को लेकर उस कमरे से चली जाती हैं जब मैडम पूरा खाना खा लेती हैं। इधर मैडम सीधे खाना खाने के बाद सीधे हाथ धोकर पूजा के रूम में जाती हैं। पहले तो वो नॉक करती हैं। अब मैडम की आँखों में सारे केसेस की फाइलों को पीछे छोड़कर उनकी आँखों में एक नमी सी आ गई थी। उनकी आँखों में एक बेचैनी थी जय को देखने की, जय को गले से लगाने की। वो साफ दिखाई दे रही थी, वो बेचैनी, वो तड़प। एक केयरिंग नेचर जो केवल बेबी जय के लिए होता है, वो केयरिंग नेचर मैडम के आँखों में आ गई थी। पूजा रूम के अंदर से कहती है कि इंस्पेक्टर आ जाइए। तो मैडम अंदर जाती हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था पहले से। तो मैडम धीरे से अंदर जाती हैं, अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं कि कहीं बेबी जय उठ न जाए, वैसे भी उसको बुखार है। यही सोचते हुए वो धीरे धीरे जय के पास जाती हैं। जय उसकी दीदी के गोद में सर रखकर सोई हुई थी और पूजा धीरे धीरे जय के सर को सहला रही थी। नायरा जो है एक दूसरे कमरे में थी। उसने दोनों सिस्टर्स को स्पेस दे दिया था कि दोनों बहनें आराम से रहेंगी। यही सोचकर वो दूसरे कमरे में चली गई थी। मैडम पूजा से कहती हैं कि जय सो गई है। पूजा कहती है कि हाँ इंस्पेक्टर, सो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, आप ले जाओ, आप लेके जाओगे, ऐसा पूजा पूछती है। तो मैडम धीरे से जय को अपनी गोदी में लेती हैं, अपनी लैप में लेती हैं, एकदम आराम से, कि जय बेबी की कहीं नींद न टूट जाए। यही सोचते हुए वो बहुत प्यार से जय को छोटे बच्चे की तरह संभालते हुए अपनी गोदी में लेती हैं। जय भी नींद में ही कसकर मैडम को जकड़ कर पकड़ लेती है, कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो मैडम के शरीर की खुशबू का। तो जय एकदम नींद में ही मैडम से और चिपक जाती है, बिल्कुल बेबी की तरह। और मैडम जय को संभालते हुए जैसे न्यू बॉर्न बेबी को बड़े संभाल कर उठाते हैं ना, कहीं उसकी गर्दन लचक न जाए, उसी तरह मैडम
बेबी जय को बहुत संभालते हुए अपनी गोदी में बहुत संभाल कर, जैसे कीमती चीज़ हो, ऐसे पकड़ कर और अपने रूम में लाती हैं। धीरे से जय को बेड पर लिटाती हैं। जय अभी भी सोई हुई थी गहरी नींद में। तो मैडम उसे बेड पर लिटा देती हैं आहिस्ते से और जय के माथे को चूमती हैं। जैसे उनके फीवर जय के फीवर का भी एहसास वो कर रही थी कि कितना बुखार है जय को। जैसे फीवर चेक करते हैं ना, वैसे मैडम एक बार जय के माथे को छू कर देखती हैं हाथ से। हाँ, जय को फीवर तो था। मैडम पहले रूम का दरवाज़ा लॉक करती हैं और देन फिर से बेड के पास आती हैं। जय के साइड में दूसरी तरफ से जाकर बैठ जाती हैं। 5 मिनट तो वो बस जय के फेस को निहार रही थी और जय के बालों को सहला रही थी कि वो बेबी की तरह कितने सुकून से सो रही है। यही मैडम देख रही थी। मैडम धीरे से झुकते हुए जय के फॉरहेड को चूमती हैं और कहती हैं कि जय, मैंने आपको बहुत मिस किया बेबी, एंड हैप्पी बर्थडे मेरे क्यूट से बेबी को। ठीक घड़ी में 12 बज रहे थे जब मैडम ने जय से कहा कि हैप्पी बर्थडे, और जय के फॉरहेड को फिर से चूमती हैं बड़े प्यार से। मेरा क्यूट बच्चा, हैप्पी बर्थडे। उसी टाइम एकदम से नींद में ही जय करवट लेती है और मैडम के सीने से लग जाती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैडम उसके पास हैं। नींद में ही वो चिपक जाती है एकदम से मैडम से। तो मैडम भी उसे जय को एकदम से अपने सीने से लगा लेती हैं, एकदम उसे अपने सीने में छुपा लेती हैं। पूरे 2 दिन से मैडम अपने बेबी का फेस देखने के लिए तरस गई थी। तो वो बहुत प्यार से जय को निहार रही थी और अपने सीने से लगा के रखी हुई थी। जय नींद में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी। आई मीन नींद में बड़बड़ाते हैं ना, ऐसा वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अक्सर जय को जब बुखार होता है तो वो नींद में ही कुछ बुड़बुड़ाने लगती है। मैडम सुनने की कोशिश करती हैं। जय कह रही थी कि बॉडीगार्ड, आई मिस यू, यही वो कह रही थी। मैडम उसके फॉरहेड को प्यार से चूमती हैं और कहती हैं कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया मेरा प्यारा बच्चा। यही बोलते हुए वो मैडम कई बार चूमती हैं, न जाने कितनी बार जय के फॉरहेड को चूमती हैं। जब तक मैडम का मन नहीं भरता तब तक वो जय के चिक्स को चूमती हैं, उसके फॉरहेड को चूमती हैं। जय तो नींद में ही थी और नींद में ही उसके होठों पे एक स्माइल आ जाती है। जब जय को मैडम के नर्म होठों का एहसास होता है, वो नींद में ही मुस्कुराने लगी थी। तो मैडम ये देखकर उस जय पे बहुत प्यार आती है। वो धीरे से जय के होठों पर भी चूमती हैं बड़े प्यार से। आई लव यू बाबू। जैसे नींद में भी जय को मैडम का एहसास हो रहा था और नींद में ही उसे एक अजीब सी खूबसूरत गर्माहट का एहसास होता है। वो और कसकर मैडम को पकड़ लेती है और गहरी नींद में सो जाती है। मैडम थोड़ी देर तक तो जय के फेस को
प्यार से देख रही थी, अपने बेबी के गहरी सांसों को महसूस कर रही थी। देन वो भी सो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को इतनी कस कर हग करे हुए थे जैसे 2 दिन की दूरियां को एक पल में मिटा देना चाहते हों। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग सो रहे थे। क्या बताऊं, वो सीन बहुत ही खूबसूरत था। मैडम ने जिस तरह अजय को अपनी बाहों में गिरफ्तार करके रखा हुआ था, अपने बेबी को, आई जस्ट लव इट। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करना, ओके। एक सवाल है कि देखो, ऐसे जो शक्ति आहूजा वाला केस है जिसके बारे में मैंने बात किया, ये गैंग रेप केस के बारे में, अगर आप होते मैडम की जगह तो आपका इंसाफ कैसा होता? मेरा तो यही मानना है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे कल्प्रिट को ना गोली मार देना चाहिए। ऐसे कोर्ट के झंझट में पड़ना ही क्यों है यार, मुझे तो समझ नहीं आता। इतनी बदतमीजी, इतनी घटिया तरीके से ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है, क्या करना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ?